गुरदासपुर में सोमवार की सुबह 3 आतंकवादियों ने खूनी खेल खेला। उन्होंने एक बस पर फायरिंग की, फिर एक ढाबे पर गोलियां बरसाई और कार लूटकर दीनानगर थाने में घुस गए। 11 घंटे के ऑपरेशन में इस आतंकी हमले में पंजाब पुलिस के एक एसपी समेत 4 पुलिस वाले शहीद हुए, 3 आम नागरिक मारे गए और तीनों आतंकवादी भी। यह आतंकी हमला और भी खौफनाक हो सकता था, लेकिन अमृतसर पठानकोट रेल लाइन पर प्लान किए बम वक्त रहते बरामद कर लिए गए। सूत्रों से खबर आ रही है कि तीनों आतंकी पाकिस्तान से आए थे। शक है कि वो लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी थे। अब यह बड़ी बहस का मुद्दा है कि क्या गुरदासपुर में आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, और ऐसे माहौल में भारत पाकिस्तान के बीच बातचीत की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। पंजाब के गुरदासपुर में नए नकाब में आतंक का पुराना चेहरा देखा। सुबह सुबह सेना की वर्दी पहनकर आए आतंकवादियों ने गुरदासपुर में पहले एक बस पर फायरिंग की, फिर एक ढाबे पर कार लूटी और गुरदासपुर के दीनानगर थाने पर धावा बोल दिया। थाने में घुसकर अंधाधुंध गोलियां चला रहे आतंकवादियों का खात्मा करने में पंजाब पुलिस और सेना के जवानों को करीब 11 घंटे लगे। इस दौरान गुरदासपुर पुलिस के डिटेक्टिव ब्रांच के एसपी बलजीत सिंह भी शहीद हो गए। Just a short time back, the 3 assailants have been killed in the encounter, and when we were engaging them. गुरदासपुर में थाने पर हमले के दौरान ही अमृतसर पठानकोट रेल लाइन पर 5 बम बरामद हुए। माना जा रहा है कि ये बम भी उन्हीं आतंकवादियों ने लगाए थे जिन्होंने बस और थाने पर हमला किया। आतंकवादियों के हमले का ढंग देखकर पहली ही नजर में ये साफ हो गया था कि इस हमले के पीछे भी पाकिस्तान से संचालित हो रहे आतंकी संगठन का ही हाथ हो सकता है। सबसे ज्यादा शक हाफिज सईद के संगठन लश्कर-ए-तैयबा पर है। लश्कर के आतंकवादियों ने ही मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले को अंजाम दिया था। गुरदासपुर पर आतंकी हमले में भी 26/11 की छाप नजर आ रही है। यहाँ भी आतंकवादियों ने पहले राहगीरों पर गोलियां बरसाईं, फिर गाड़ी लूटी और एक इमारत में दाखिल हो गए, जो इत्तेफाक से थाने की बिल्डिंग निकली। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या गुरदासपुर में आतंकी हमले के पीछे भी पाकिस्तान का ही हाथ है। अगर ऐसा है तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध सुधारने के लिए बातचीत की गाड़ी कैसे चलेगी। We have yet to establish their identities, but I am telling you, your question was that are there any pointers? Yes, there are pointers. And pointers are quite obvious. ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आतंकी हैं वो पाकिस्तान से आए थे। क्या जानकारी है आपके पास? नहीं, मैंने जैसे कहा कि मेरे लिए उचित नहीं होगा टिप्पणी करना, जबकि गृह मंत्रालय स्वयं इसका संज्ञान लिए हुए है। उन विषयों पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुरुआत होनी चाहिए। उससे पहले हम क्रिकेट फील्ड पर नहीं जा सकते जब तक ये आतंकवादी हमले होते रहेंगे। 10 जुलाई को रूस के उफा शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के मुलाकात के बाद सरहद पर तनाव का नया दौर भी हैरान करने वाला है। इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी पर लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर तोड़ा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या गुरदासपुर पर आतंकी हमला भी तनाव भड़काने के लिए ही किया गया। अजय जांडियाल, गुरदासपुर, इंडिया न्यूज। तो 20 साल बाद पंजाब में किसी तरह का आतंकवादी हमला हुआ है और उसके बाद केंद्र, राज्य सभी लोग चौकन्ने हैं। पाकिस्तान ने भी इसकी निंदा की है, पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में। लेकिन क्या ये सिर्फ निंदा है? क्योंकि अगर पाकिस्तान चाहता तो आतंकवादियों पर लगाम लगाई जा सकती है, आतंकवादियों को रोका जा सकता है। इसीलिए हम बहस कर रहे हैं कि क्या इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, क्योंकि जिस तरह का मोडस ऑपरेंडी हमने देखा वो लश्कर-ए-तैयबा का मोडस ऑपरेंडी होता है, और लश्कर-ए-तैयबा उस इलाके में सबसे ज्यादा
जो नरोवाल इलाका है गुरदासपुर का, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, उस नरोवाल इलाके से सटा हुआ पाकिस्तान है और वहां पे लश्कर तैयबा के कई सारे कैंप्स बताए जाते हैं, कई सारे आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं, घुसपैठ कर गए हैं, ये भी बताया जाता है। तो हम आज बहस करेंगे कि क्या इन हमलों के पीछे पाकिस्तान का हाथ है और साथ ही साथ ऐसे कैसे आगे बढ़ेगी रिश्तों की गाड़ी। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। अनिल चौधरी जी, जो कि एक्स सेक्रेटरी है इंटरनल सिक्योरिटी के, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली में वो पोस्टेड रहे हैं और इंटरनल सिक्योरिटी जैसा गंभीर और संवेदनशील विषय उन्होंने संभाला है। RSN सिंह साहब है, हमारे स्ट्रैटेजिक अफेयर एक्सपर्ट, जो हमारे साथ हमेशा से जुड़ते रहे हैं। और पाकिस्तान से मेरे साथ जुड़े हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद साहब। सबसे पहले मैं अनिल चौधरी जी आपके पास चलूंगा। जो मोडस ऑपरेंडी अपनाया गया है उसको देखते हुए आपको क्या लगता है, पंजाब में इस तमाम जो हरकत हुई है, गुरदासपुर में आज, दीनानगर में आज, उसके पीछे किसका हाथ लगता है? कौन लोग हैं ये? देखिए, मुझे तो ये फिदायीन अटैक लगता है। इस तरह का अटैक पंजाब में पहले मुझे याद नहीं पड़ता कि हुआ कभी, और सीमा के बहुत नजदीक है, इसलिए आशंका ये है कि उस पार से लोग आए, उन्होंने अपना मकसद अफरा तफरी फैलाने का गुरदासपुर में पूरा किया और शहीद हो गए। बिल्कुल पूरी प्रिपरेशन के साथ आए थे, प्लानिंग के साथ आए थे। जी बोलिए, आप बात खत्म करिए अपनी। जी, ग्रुप किसने किया है मैं नहीं कह सकता हूं, किसी ने रिस्पांसिबिलिटी नहीं क्लेम करी है। अनुमान लगा सकता हूं कि ये सीमा के दूसरी पार से लोग आए और उन्होंने किया। सीमा पार से आए। सिंह साहब, आप बड़ी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, क्या ये लोग सीमा पार से आए थे और आपको कौन सा गुट लगता है? देखिए, मुझे गुट के बारे में कहना मुश्किल है, वो मेरे लिए तो सब एक ही बराबर है। आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ट्रेंड हैं और इतने साल से खेद की बात यह है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान पे अटैक हुआ है और पॉलिटिकल पार्टीज ने वही ब्लेम गेम शुरू कर दिया है। सेंटर फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर, पुलिस फेलियर, दैट फेलियर, दिस फेलियर। ठीक है सिंह साहब, क्विकली खत्म करिए। अनिल जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा। मुंह तोड़ जवाब करेंगे। जी 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 जी। हाँ, देखिए, पिछले 18 महीने में ये तीसरा अटैक है ये इस सेक्टर में, और इसको ये सांबा जम्मू ये वाला जो सेक्टर है उससे कोई बहुत इसको अलग ना देखे। दीनानगर के बाद पठानकोट है, पठानकोट के बाद फिर वही वो जम्मू वाली जो हाईवे है वो जाती है। एक आप अगर पैटर्न की आप बात करें तो पैटर्न देखें, आपको पैटर्न मैं बता दूं। सबसे पहले ये तीनों अटैक में अगर आप सितंबर 2013, मई 2014 और अभी अप्रैल 2015 ये सारे अटैक्स देखें तो ये सारे के सारे जो कॉम्बैट, ये आर्मी कॉम्बैट ड्रेस में ये लोग थे। दूसरी बात, ये सारे के सारे सुबह के टाइम पे अटैक हुए थे। तीसरा, ये इन्होंने किसी गाड़ी वाले को रोक के व्हीकल्स को कमांडियर किया, उसको कब्जे में लिया और उससे इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। चौथी बात कि इन्होंने अपने आप को ग्रुप्स में स्प्लिट किए और एक ग्रुप हमेशा आप देखेंगे कि वो पुलिस स्टेशन की तरफ गया है। ये तीनों वारदातों की बात बता रहा हूं। तो ये पैटर्न है और सबके पास जीपीएस था। तो जो 2013 का जो हमला हुआ था उसमें बाद में ये बात खुल के आई थी कि एक्चुअली वो एक आर्मी स्कूल पे वो अटैक करना चाहते थे और वो बच्चों को बंदी बनाना चाहते थे। और उस समय एक लश्कर तोयबा का एक एफिलिएट ग्रुप था अल शोदाद, उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। तो मुझे कोई इस बात का इसमें मुझे शक नहीं है
कि ये जो अटैक हुआ है वो लश्कर ए तोयबा का ही इसमें हाथ है। लश्कर का हाथ है। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ पर जो सबसे बड़ा सवाल, आप थोड़ी तकनीकी दिक्कत के कारण आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पर मेरा सीधा सवाल है, सरकार को भी ऐसा लगता है कि इसके पीछे सीमा पार से आए आतंकवादी हो सकते हैं, ये संभावना से इनकार नहीं किया जा रहा है। क्या बीजेपी को लगता है कि ये पाकिस्तान की बेजा हरकत है? देखिए, जहां तक सरकार का पक्ष है, अभी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री के कार्यालय में रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इंटेलिजेंस ब्यूरो के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों की एक लंबी बैठक समाप्त हुई है और इसके ऊपर सरकार सभी सूचनाएं एकत्र कर रही है। ऑपरेशन समाप्त हो चुका है। कल सदन में गृह मंत्री वक्तव्य देंगे, तब यह स्थिति हम और बेहतर रूप में बता पाएंगे। जैसा कि अभी आपके सुरक्षा विशेषज्ञों ने कई ने अपने विचार व्यक्त किए, तो वो लोग ज्यादा बेहतर इस एनालिसिस से बता सकते हैं। पर जहां तक सरकार का प्रश्न है, हमें कल गृह मंत्री के बयान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद ही यह स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि सूक्ष्म दृष्टि से कौन आतंकवादी संगठन था, कहां से वो लोग आए थे और किस प्रकार का उनका मॉडस ऑपरेंडी था। बिल्कुल। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान ने फिर एक उकसाने वाला काम किया है? लगता है कुछ ऑडियो में दिक्कत है पाकिस्तान के साथ। मैं अपने प्रोड्यूसर से कहूंगा कि कृपया लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब के ऑडियो को दुरुस्त करें। उससे पहले मैं मीम अफजल साहब के पास चलता हूं। मीम अफजल साहब, ऑपरेशन चल रहा था, कांग्रेस को इतनी क्या जल्दबाजी थी कि चलते ऑपरेशन के बीच सरकार को क्रिटिसाइज करने लगे? देखिए, हमने शाम को 5 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी पार्लियामेंट के अंदर हुई है 4 बजे, उसमें साफ तौर पर कहा कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, उस वक्त तक कोई फैसला नहीं हुआ था, उस वक्त तक चल रहा था। हमने ये कहा था कि हम सरकार के साथ हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और जो लोग इस आतंकवादी हमले के अंदर मारे गए हैं उनके साथ हमारी जो भी सहानुभूति है वो तो है ही, वो तो हर एक की होनी ही चाहिए। और उसी ब्रीफिंग में आपने कह दिया इंटेलिजेंस फेलवर है, उसी ब्रीफिंग में आपने कह दिया इंटेलिजेंस फेलवर है। आपने इस बात की भी प्रतीक्षा नहीं की कि वहां पर ऑपरेशन खत्म हो जाए? हमने नहीं, मेरा ख्याल ये है कि हमसे ज्यादा आपको ये सवाल पंजाब के चीफ मिनिस्टर से करना चाहिए, जिन्होंने ये कहा कि हमको ठीक वक्त पर हमने जो हमको शुबा था हमने बता दिया था, लेकिन ये सेंटर की जिम्मेदारी है कि वो आतंकवादियों को आने के लिए सरहद से रोके। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा है और वो उनके सहयोगी भी हैं, उनके पार्टी के साथ उनका सहयोग है। तो हम पर सवाल उठाने की बजाय आपको पंजाब के चीफ मिनिस्टर से ऊपर सवाल उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने ये सवाल उठाया तो बहुत अहम है। और ये अलग बात है कि पंजाब पुलिस ने ही इस पर कंट्रोल किया और आखिरी तक इसको पहुंचाने का काम किया, हालांकि फौज भी वहां पहुंच चुकी थी, लेकिन पुलिस ने ही इस काम को अंजाम दिया। और हम कहते हैं कि इसके लिए हमको पंजाब पुलिस को, पंजाब फोर्सेस को मुबारकबाद देना चाहिए। चलिए, इस पॉइंट पर मैं आऊंगा, मीम अफजल साहब फिर से, लेकिन फिलहाल सीधे चलते हैं पाकिस्तान। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जावेद साहब, जब भी हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच पीस इनिशिएटिव की कोशिश होती है, शांति की वार्ता शुरू होती है, कोई ना कोई बेजा हरकत पाकिस्तान की तरफ होती है। आज जो नरोवाल बॉर्डर है, नरोवाल बॉर्डर से मात्र 10 किलोमीटर दूर दीनानगर पे ये फिदायीन हमला हुआ है। जी, बात यह है कि आप मफरूजों पे बात नहीं कर सकते। आपके जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उन्होंने अभी तक बैलेंस व्यू दिया है और मुझे इस बात पे इत्मीनान है। असल बात यह है कि जब एक हादसा इतना ताज़ा बताज़ा होता है तो उस पर इतनी जल्दी आप कंक्लूजन्स ड्रॉ नहीं कर सकते। आपको कुछ पता ही नहीं है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कीजिए और ये एक डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के बिल्कुल अगेंस्ट है कि आपके वजीर एक राजनाथ साहब डायरेक्टली पाकिस्तान को चंद घंटों के बाद एक्यूज करते हैं। वो इससे क्या हासिल करना चाहते हैं? पाकिस्तान ने अपनी इंटेंशन क्लियर की हुई है।
पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बहुत माइलेज कवर करके अमन के लिए आपके पास गए हैं और आपने उसको एप्रिशिएट किया है। इस फजा को अगर रीशेड करना है किसी ने तो उसकी जिम्मेदारी आप पे है। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब आपकी तरफ वाले ये कहते हैं नहीं साहब, अरे जावेद साहब, जनरल इश्यू लगता है। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब, आईबी पर फायरिंग किसने शुरू की? एलओसी पर फायरिंग किसने शुरू की? उफा के एक दिन पहले डिफेंस मिनिस्टर किसने बोला, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, कि हम परमाणु बम गिरा देंगे? ये क्या आपको लगता है कि भारत और पाकिस्तान की बातचीत को सही दिशा में ले जाने वाला कदम था? मेरा ख्याल है कि अगर आप इस तरह की स्टेटमेंट देंगे तो उसका जवाब भी उसी तरह का आएगा। नहीं, मैं स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ये हकीकत है। वज़रा, आप अपने वज़रा के रोक कर रखें। आपके 3 वज़रा ने 3 स्टेटमेंट्स दी थी जिनका कोई जवाब नहीं था। उसका जवाब उन्होंने ये दिया था, अगर आप एलओसी पे फायरिंग नहीं चाहते, आप भूल गए हो कि 2003 से एलओसी साइलेंट है। उसको हीट अप किसने किया है? ये आपकी बीजेपी गवर्नमेंट ने आकर उसको हीट अप किया है। 10 साल 12 साल वो कैसे होल्ड किया उसने? इसका मतलब अगर पाकिस्तान की इंटेंशन ना होती तो वो किस तरह सीज फायर होल्ड की? और आजकल का हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ, वो इंडिया से बहुत बेहतर तल्लुकात चाहते हैं और उनकी करेज है और कौम उसके साथ है। लेकिन अगर आप उनका टास्क डिफिकल्ट करेंगे कि अगर आपके यहाँ कोई इशू होगा उसकी उंगली पाकिस्तान पे उठाएंगे चंद घंटों के अंदर। आज आपको याद नहीं है कि कोयटा में दोपहर के वक्त हमारे पुलिस के एसपी पे हमला हुआ है जिसका एक अमले का बंदा शहीद हुआ है। क्या ये कांटे से कांटा निकाला जा रहा है? क्या हमने आपको अक्यूज किया है? नहीं किया है। हमारे वजारत खारजा ने इसके ऊपर आपके साथ सिंपैथी का इजहार किया है। आप उसका जवाब उसी लहजे में दीजिए और जब फैक्ट सामने आए फिर हमसे बात कीजिए। चलिए, फैक्ट भी सामने आएंगे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद, लेकिन बहस को आगे बढ़ाते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी, हमने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया था। मैं सिंह साहब आता हूं आपके पास, और हमारा प्रिंसिपल स्टैंड ये था कि जब तक आतंकवाद और पाकिस्तान साथ साथ चलेंगे तब हम बातचीत नहीं करेंगे। अलगाववादियों, हुर्रियत वालों से बातचीत के बाद ही हमने पाकिस्तान से सचिव स्तर की वार्ता रद्द कर दी थी। आपको नहीं लगता उफा में हमने जल्दबाजी कर दी? देखिए, यहां पर एक बात हम बहुत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा जो स्टैंड था तो हम उस स्टैंड पे कायम हैं। हमने कोई बायलैटरल टॉक पाकिस्तान के साथ नहीं की है, कोई द्विपक्षीय वार्ता पाकिस्तान के साथ नहीं हुई है। उफा में हम एक अंतर्राष्ट्रीय समिट में थे जिसमें एक साइडलाइन टॉक हुई है, और जो पाकिस्तान जाने की भी बात हुई है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की, वो सार्क समिट में हुई है। तो जो भारतीय जनता पार्टी सरकार का स्टैंड था कि जब तक आतंकवाद की स्थिति रहेगी हम उनके साथ किसी प्रकार के डायरेक्ट डायलॉग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, हम उस पर कायम हैं। और वैसे तो ये एक मौका नहीं है कि हम इस पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स की बात करें, मगर फिर भी जैसे पिछली गवर्नमेंटों ने कुछ ऐसा भी कह दिया था कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है या इस प्रकार की बात, हम कतई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। ना ही हम इस तरह के किसी स्टैंड पे हैं जो हवाना शर्मल शेख वाला था। मगर मैं पाकिस्तान के अपने नुमाइंदे साहब लेफ्टिनेंट जनरल को एक बात कह देना चाहता हूं। भाई देखिए, आपके यहां एक प्रॉब्लम है कि आपके यहां 3 दायरे हैं आपके मुमालिक में। एक है पाकिस्तान की गवर्नमेंट, एक है वहां की फौज, और एक है आपके इंतहा पसंद लोग। इस कारण से उनमें तीनों में तालमेल नहीं है, और पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ सेंटीमेंट पैदा करके राजनीति करना एक सामान्य चलन हो गया है। जैसे रक्षा मंत्री ने बोला, हमारे यहां कभी किसी मंत्री ने इस ढंग की बात पाकिस्तान के लिए नहीं बोली, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत है वो पाकिस्तान के बराबर नहीं तौली जा रही है। हमारा मुकाबला चाइना से हो रहा है। पिछले 6 महीने में हम दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, चाइना से 0.1% सही हमारी ग्रोथ रेट ज्यादा है। और अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पेंटागन में अब पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है, साउथ ईस्ट एशिया में नहीं रखा है। तो पाकिस्तान को यह समझना होगा कि हर बात पे भारत के साथ जो वो अपने को इक्वेट करने की बात कहते हैं और इस तरह के उसमें उनका इंटरेस्ट हो सकता है, वो भी आपकी सरकार का नहीं, आपके यहां के कुछ लोगों का इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ दायरों का। हमारा इंटरेस्ट कतई नहीं है। हमारा इंटरेस्ट नहीं है। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब, यहां पर सुधांशु जी के सवाल को आगे बढ़ाते हुए मैं एक और बात पूछना चाहता हूं। क्या जिन 3 ग्रुप्स की बात की, गवर्नमेंट, एक्सट्रीमिस्ट और साथ ही साथ आर्मी, क्या ये तीनों सिंक में नहीं है वाकई पाकिस्तान?
जी, मैं इस आपकी एक बहुत ही मिसप्लेस थ्योरी से एग्री नहीं करता हूं। पाकिस्तान के हालात मैं आपसे बेहतर जानता हूं, मैं पाकिस्तानी हूं। मैं आपके हालात पे अभी तक तबसरा नहीं कर रहा हूं कि आपके अंदरूनी डिफरेंसेस क्या है। आप क्वांटिफाई ना करें, यू डोंट टेल अस व्हाट इज रॉन्ग और राइट विद पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान की एक साहब, ये तो मैं वो कह रहा हूं जो पूरी दुनिया कह रही है। और जावेद साहब, बात छोड़ दें हमारे मीडिया को। आप मुझसे बात करें, आप मीडिया को छोड़ अरे दें। ओसामा बिन लादेन आपके यहाँ हमारी वजारत खारजा बात कुछ कहने को रह रह गया है। अगर आपने नहीं बात सुननी, अगर आपने बात नहीं सुननी तो आप कर लीजिए, मुझे जहमत क्यों दी। मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारी वजारत खारजा हमारी पॉलिसी की तर्जमान है और उसने इस इशू पे फौरन अपना रद्द अमल का इजहार किया है। पाकिस्तान के बारे में आप अपने मफरूजे दुरुस्त कर लें। पाकिस्तान के वजीर आजम को पाकिस्तान अवाम और अफवाज पाकिस्तान की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है और जो हमारे वजीर आजम कह रहे हैं, कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमारे अंदर इतने शहीदों की लाशें हम उठा चुके हैं, 60,000 लाशें हम दफना चुके हैं। हम आपकी तरफ उंगली नहीं उठाते रहे। आपके यहाँ जो कुछ भी होता है, आप बड़े महान मुल्क हैं, आप होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो भी हादसा हो वो पाकिस्तान पे थोप दें, फिर दिल भी बड़ा करें, अपना वुस्अते कल्ब भी करें, नजर को खोलें, फिर बड़ा बन के दिखाएं, फिर मैग्नानिमिटी दिखाएं, फिर छोटेपन का मुजाहरा ना करें। जब पाकिस्तान ने आपके तरफ हाथ बढ़ाया है तो आप हाथ थामें। अगर आप यही करते रहेंगे तो ये फजा कायम नहीं रहेगी। अच्छा, आपकी बातें मैंने सुनी, इसका सिलसिलेवार ढंग से जवाब दूंगा। सुधांशु जी देंगे, अनिल चौधरी जी देंगे, मीम अफजल साहब देंगे, RSN सिंह साहब देंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद एक में हम बड़ी बहस को आगे बढ़ाते हैं कि क्या जो कुछ भी हुआ गुरदासपुर में उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था, और अगर ऐसा है तो फिर बातचीत की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब, मैं मीम अफजल जी के पास जाऊं, सुधांशु जी के पास जाऊं, वो भी हाथ उठा रहे थे। उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने कहा कि आप बड़ा दिल रखें। बड़ा दिल तो हमने हमेशा से रखा है। आगरा में मुशर्रफ साहब को बुलाया, लाहौर बस लेकर गए, उफा में हमने खुद ने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को आमंत्रित किया कि आप आइए, बातचीत की टेबल पर बैठिए। लेकिन जब लाहौर किया हमने तो हमको क्या मिला? कारगिल। जब आगरा समिट की हमने तो हमको क्या मिला? पार्लियामेंट का अटैक। हमको क्या मिला? जम्मू कश्मीर विधानसभा में हमला। आप बताइए, ऐसे में भरोसा कैसे पैदा होगा? क्योंकि आपके यहाँ तो अगर आपकी चुनी हुई सरकार या परवेज मुशर्रफ साहब दिल से भी कोशिश करें तो एक्सट्रीमिस्ट आपको काम ही नहीं करने देते। जी, ये आपका गलतफहमी पे मबनी एक बड़ा लंबा तवील बयानिया मैंने सुना है। पाकिस्तान में कोई हुकूमत की रेड से या फौज के असर से बाहर नहीं है। पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो पिछले 1 साल से ज़र्ब अज़्ब में मसरूफ हैं, जो नॉर्थ वजीरिस्तान में और पाकिस्तान के बाकी इलाकों में एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ जारी ऑपरेशन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन है जो कामयाबी से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। एक तो बात होगी ये। दूसरी बात यह है कि आप अपने अब सिस्टम्स को भी देखिए। ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, आपका सिक्योरिटी अदारों का फेलियर है। आपने 14 फुट की एक दीवार बनाई हुई है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर, जिसके दरवाजे आपकी तरफ से खुलते हैं। फिर भी अगर इस तरह के वाकयात होते हैं तो फिर मैं कहूंगा कि प्रकाश सिंह बादल की बात पे गौर कीजिए। वो कह रहे हैं इंटरनल प्रॉब्लम है, खालिस्तान की तहरीक जिंदा हो रही है, कश्मीर में पाकिस्तान के परचम लहरा रहे हैं, वो पाकिस्तान आके नहीं लहराता। आप अपनी इंटरनल पॉलिसी पे नजर दौड़ाइए और उन जावेद साहब, हमको अपने घर में क्या करना है आप मत समझाएं। आपको अपने घर में क्या करना है ये समझ लें। आतंकवाद को आपने 30 साल से बोया है और अब आप उसको ही काट रहे हैं। मीम अफजल साहब, आपको यहाँ जोड़ना चाहूंगा बहस में। क्या आपको लगता है कि लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब जो बोल रहे हैं उनके तर्कों से आप सहमत हैं? देखिए, मुझे कोई हैरत नहीं है दीपक जी। आप पाकिस्तान से जितने भी
साबिक फौजियों को बुला करके अपने चैनल पर तकलीफ देते हैं, उनके व्यूज तकरीबन एक जैसे होते हैं। वो वही बात दोहरा रहे हैं जो इससे पहले बहुत से जनरल्स, बहुत से कर्नल्स पाकिस्तान की तरफ से अक्सर हिंदुस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर बैठकर बात करते रहे हैं। मुझे कोई हैरत नहीं है। अभी उन्होंने एक बात कही, मैं उनको दुरुस्त कर दूं। उन्होंने कहा कि प्रकाश सिंह बादल ने सवाल उठाया है। प्रकाश सिंह बादल ने इस बात पर सवाल नहीं उठाया कि आतंकवादी कहां से आए हैं। उनका तो कहने का मतलब ही है कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए हैं, जिसको जावेद साहब ये समझते हैं कि उन्होंने एतराज इस पर किया है कि वो अंदर के थे कि बाहर के थे। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रकाश सिंह बादल ने जो सवाल उठाया वो सेंटर के साथ उठाया। आपका तो इसमें मुझे लगता नहीं है कि कोई फायदा या नुकसान होने वाला है। आपको तो इसमें नुकसान ही नुकसान। दूसरी बात यह, आपने कहा कि आप आतंकवाद से लड़ रहे हैं जावेद साहब, और आपने कहा कि 60,000 लोग आपके यहां इस सिलसिले में मारे जा चुके हैं। तो आप तो इंटरनली खुद आतंकवाद, जिसको आपके जरिए से पैदा किया गया, और आप बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोई हाथ नहीं है, जबकि हम इसके प्रमाण, इसके सबूत, इसके शवाहिद आपकी हुकूमत को कई बार दे चुके हैं, तफसील के साथ दे चुके हैं। लेकिन अगर आप उसे मानने को तैयार न हो तो हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। जहां तक आपने कहा कि प्रधानमंत्री के, जब हमारे दीपक चौरसिया साहब ने कहा कि आपके मंत्री ने बयान दिया और ये धमकी दी कि हम अपना परमाणु हथियार यानी कि अपने एटमी असले को इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के खिलाफ, ये तो प्रधानमंत्री, जब हमारे दोनों प्रधानमंत्री मिल रहे थे, और जैसा दीपक जी ने कहा कि हमारे कहने पर वो मिल रहे थे, हमने उनसे कहा था कि हम मिलना चाहते हैं, और उसको लेकर हिंदुस्तान में अंदरूनी तौर पर सियासी पार्टियों ने उनको कटघरे में खड़ा किया था कि आपने क्यों उनको इनवाइट किया। लेकिन उन्होंने दिल बड़ा करके ही बातचीत का दरवाजा खोला था, और उससे पहले बयान हमारी तरफ से नहीं आया, आपके एक मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि हम हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद उसी रोज एक दिन पहले फायरिंग हुई, हमारा एक जवान शहीद हुआ। जब सुबह को उसकी तजीज़ और तफकीन के लिए उसको ले जाया जा रहा था, खिराज अकीदत पेश किया जा रहा था जावेद साहब, उसके 1 घंटे के बाद प्रधानमंत्री की मुलाकात हो रही थी, वजीर आजम, दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात हो रही थी। ये हमारा बड़ा ही दिल है जिसका इजहार हम बार बार करते हैं। बिल्कुल, माफ कीजिएगा, उसके अगले रोज ही आपके यहां सरताज अजीज साहब ने यू टर्न लिया। उसके बाद फिर आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक बयान दिया और यह कहा कि जब तक कश्मीर पर बात नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे। तो कश्मीर पर बात अगर करनी थी तो जब ऐलानिया जारी हुआ था दोनों की तरफ से, यानी दोनों प्रधानमंत्रियों के मिलने के बाद जो स्टेटमेंट इशू हुआ, उसके अंदर आपके प्रधानमंत्री यानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस सवाल को रखना चाहिए था वहां पर, लेकिन उन्होंने नहीं रखा। इसमें हमारा कसूर नहीं है, आपके वजीर आजम का कसूर है। बिल्कुल सुधांशु त्रिवेदी जी, यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगा, जो बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है पाकिस्तान से, वो यही हो रहा है कि हिंदुस्तान को दिल बड़ा रखना चाहिए। मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स दिए कि हिंदुस्तान ने कहां कहां दिल बड़ा रखा, लेकिन पाकिस्तान की अपनी कमजोरियां क्या हैं? भारत पर तो वो इसीलिए हमला करता है कि उसका वजूद भारत से हेट्रेड पर टिका हुआ है। देखिए, मैं जावेद साहब को जो कुछ उन्होंने तकरीर किया उस पर सिर्फ 3 पॉइंट सामने रखूंगा और मैं चाहूंगा उसका जवाब दें। उनका यह कहना है कि भाई पाकिस्तान का जो सेटअप है, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, वो हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत की बात नहीं करती। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जनरल मुशर्रफ से लेके 1990 में प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कहा, हम 1000 साल घास की रोटी खाएंगे मगर हिंदुस्तान के खिलाफ एटम बम बनाएंगे। भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी पाकिस्तान के बारे में इस ढंग की कोई बात नहीं कही। नंबर 2, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में टोटल कंट्रोल है फौज और गवर्नमेंट के बीच में। तो सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, अगर ओसामा बिन लादेन आपके यहां रह रहा था तो या तो यह मान लीजिए कि आपकी गवर्नमेंट और फौज इतनी कमजोर थी कि दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी आपके यहां था पता नहीं, या मान लीजिए कि वो मिलजुल के रह रहा था। दो में से एक बात तो सच हो ही सकती है, माननी पड़ेगी। दोनों एक साथ गलत आप नकार नहीं सकते। तीसरी बात, बड़े दिल की बात, 1998 में जब हमने पोखरण में परमाणु विस्फोट किया था, उसके बाद भारत ने अपनी तरफ से डिक्लेरेशन दिया था, नो फर्स्ट यूज ऑफ वेपन। पाकिस्तान ने आज तक नहीं किया, बल्कि आपकी तरफ से आपके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो आपके डिफेंस मिनिस्टर का बयान इन कंट्रास्ट टू इंडियाज स्टैंड ऑफ नो फर्स्ट यूज क्लियर दिखाता है कि किसका बड़ा दिल है और कौन एक मैच्योर मुल्क की तरह
एक परिपक्व देश की तरह व्यवहार कर रहा है। आप पर सीधा सीधा आरोप है लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब कि आप मैच्योर मुल्क की तरह बिहेव ही नहीं करते हैं। जानबूझ के ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि बातचीत की गाड़ी डिरेल हो जाए। जी, बात आप सुन लीजिए। आखिरी बात का जवाब देना चाहता हूं कि न्यूट्रल डायलेक्टिक्स में ये एक किसी भी स्टेट की डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑप्शन होती है। और कोल्ड वॉर एरा में अगर आप याद रखें तो नेटो फोर्सेस तादाद में कम थी जो सोवियत यूनियन वार्सो पैक्ट फोर्सेस थी। तो उस वक्त नेटो फोर्सेस की डिक्लेरेशन थी कि जब आप रिवर राइन को क्रॉस करेंगे यू विल बी न्यूक्ड। सो ये एक पॉलिसी मैटर है, अग्रेशन का इशू नहीं है। पाकिस्तान की शैलो डेप्थ है, पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो शैलो डेप्थ में प्लेस्ड हैं। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ये हमारी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है कि अगर आप हमारे वाइटल्स को थ्रेटन करेंगे, जो आपने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन बनाया था, मैंने नहीं बनाया था, उसका जवाब फिर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की शक्ल में निकला था। तो इन चीजों को अगर आपने सीरियसली डिस्कस करना है तो आप इनका आगाज कर लीजिए। म्यूचुअल एंड बैलेंस फोर्स रिडक्शन की बात कर लीजिए। ये सारी प्रेसिडेंट्स पहले मौजूद हैं। अभी मैं इस बात पे आ रहा हूं दोबारा कि एक अच्छी पेशरफ्त का आगाज हुआ है। उनको अगर आप होस्टेज बना देंगे इस तरह के इवेंट का, जो मेरे मुल्क में आपके लोगों की रॉ की इन्वॉल्वमेंट से रोजाना होते हैं और जिसका सबूत शर्म शेख में दिया गया, हमने कभी इसको बेसिक इशू नहीं बनाया। आप एक इवेंट को लेकर चलिए मैं इसका जवाब दे देता हूँ। आपके मंत्री, आपके लोग कह रहे हैं कि रॉ का हाथ पेशावर में है। मुझे आप ये बताइए, आपने एक सबूत दिया भारत को, आपने एक डोजियर दिया, नवाज शरीफ ने उफा में ये बात उठाई, आपकी सरकार ने कुछ दिया, इसका जवाब देंगे RSN सिंह साहब। जो कॉन्सुलेट खोले हुए हैं वो किसको वीजा दे रहे हैं वहां बैठे हुए? वो रॉ के ट्रेनिंग कैंप्स है। सिंह साहब, दीपक जी, मान लीजिए वहां कॉन्सुलेट खोले भी गए हैं तो वहां पाकिस्तान का उससे क्या लेना देना है? वो तो अफगानिस्तान में है। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, देखिए एक प्रिजनर पकड़ा गया है। ये पूरे जो गुरदासपुर में वारदात हुई है, आपको पता चल जाएगा कल तक कि वो किसका है, किसका हाथ था इसमें। तीसरी बात मैं बता दूं, थोड़ी एडमिरल साहब भी इसको बड़े ध्यान से सुने। मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करता हूं आपकी कंट्री को। हुआ क्या है कि आपके हफीज सईद साहब जो है, पूरी अभी पाकिस्तान हुकूमत को ये डर है कि आदमी को अगर हम इंडिया की तरफ इंगेज नहीं रखेंगे तो ये बेसिकली ये वहाबी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर तोयबा और जमायतुल दावा जो है, ये कहीं उस तरफ को ये ISI या तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ न बियर कर जाए। और मैं आपको बता दूं, जब ऐसा ही अटैक 2013 में हुआ था, सितंबर 2013 में यहाँ सांबा में, तो उस समय मनमोहन सिंह और नवाज शरीफ मिलने वाले थे ये UN के साइड लाइन्स में। इस बार भी ये उवा के बाद हुआ है। और मैंने देखा है कि जब भी किसी को हिंदुस्तान में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कोई न कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है। और मैं बता दूं आपको, जब अजमल कसाब के फांसी के 1 महीने पहले पूना में ब्लास्ट इन लोगों ने करवाया था, अफजल गुरु के फांसी के तुरंत बाद हर एक महीने 3 जगह ब्लास्ट हुए। हैदराबाद में हुआ, श्रीनगर में हुआ और बेंगलुरु में हुआ। ठीक है, मैंने आपके तर्क दिए, इस पर मैं लेफ्टिनेंट जनरल जावेद से उनका रिएक्शन लूंगा, लेकिन तो टुनाइट विद दीपक चौरसिया में बड़ी बहस चल रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच की गुरदासपुर हमले में क्या पाकिस्तान या फिर ISI का हाथ था। मैं आपको एक सबूत दिखाता हूं जनाब, ये जकीउर रहमान लखवी के बारे में है। डॉन की रिपोर्ट है और डॉन की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब फॉरेन अफेयर्स कमेटी
जब हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं तो उनको कड़ी फटकार लगती है। और जो कांग्रेसमैन एड रॉयस हैं, जो कि उस कमेटी के चीफ हैं, वो कहते हैं हु चेयर्स द हाउस फॉरेन रिलेशंस कमेटी told Islamabad to either hand over the alleged Mumbai attack mastermind Zakir Rahman Lakhvi to India or present him in the International Criminal Court in The Hague। तो अब तो अमेरिका भी इस बात से कन्विंस है कि हाफिज सईद और जकीर रहमान लखवी जैसे लोग भारत और पाकिस्तान का टेंशन बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को पाकिस्तान उनका कद छोटा क्यों नहीं करता है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करता है? जी, पहले तो आपने एक अजीबोगरीब स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट ये थी कि हाफिज सईद जो है वो दाइश के रिप्रेजेंटेटिव हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। दाइश का पाकिस्तान में कोई वजूद नहीं है। हम इन्हें वहाबी नहीं समझते, अहले सुन्नत समझते हैं। लेकिन मैं एक चीज की आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि आपके अंदर हिंदुस्तान में बहुत सारे वहाबी हैं, बहुत सारे सिख भी हैं जो एग्रीव्ड है। आप उनकी फिक्र कीजिए। हाफिज सईद की फिक्र करने से आपकी मुश्किलात हल नहीं होगी। हाफिज सईद जनाब, हाफिज सईद एक गुनाहगार है। हम उसको आप उसको साधु मानकर बैठे, हमारे लिए शैतान है वो। उसके मुंह पर मुंबई के बेगुनाह लोगों का खून लगा हुआ है। देखिए जी, सेम हालत जकीर रहमान लखवी की है। आपके भी बॉस, आपके जो रॉ का जो है, जो हेड पुराना और अजीत डोवल को भी हम अजीत डेवल कहते हैं, वो भी शैतान है जो दूसरे मुल्कों में इंटरफेयर करने की पॉलिसी रखता है। लेफ्टिनेंट जनरल जावेद साहब वो हमारे एनएसए हैं और आपके एनएसए से बात करने वाले हैं। आपको थोड़ा संयम से बोलना चाहिए सुधांशु त्रिवेदी जी। नहीं जी, अगर वो एनएसए हो, मैं एक इंडिपेंडेंट सिटीजन हूं पाकिस्तान का, सख्ती से मजम्मत करता हूं। उन्होंने हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं। मैं यहाँ पे आया हूं। अगर आप मेरे किसी शहरी को शैतान कहेंगे, मैं उसकी तरफ तवज्जो दिलाऊंगा जो वो खुद बयान दाग चुके हैं। अगर एक एनएसए ये बयान देता है तो फिर उसको भी जिम्मेदारी का एहसास रखना चाहिए। एनएसए ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपका एक क्विक कमेंट और मैं फिर वाइंड अप करूंगा इस डिस्कशन को। तो फिर देखिए, अगर फजलुल्लाह में क्या खराबी है? जकीर रहमान लखवी एक शायरी है उनका, हफीज तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हिलरी क्लिंटन ने कहा था पाकिस्तान के लिए कि अगर आप अपने पिछवाड़े में सांप पालेंगे तो यह मत सोचिए कि वो आपको नहीं डसेगा, सिर्फ पड़ोसी को डसेगा। अपना बयान नहीं दे रहा हूं, हिंदुस्तान का बयान नहीं है, यह अमेरिका की वजीर खालिजा का बयान है। और अगर आप शहरी बोल रहे हैं उसको, तो वो बयान आप पे खुद ब खुद लागू हो जाता है, ये समझ लीजिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, कोई ज्यादा आप उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। आप देख लीजिए, ईस्ट पाकिस्तान से लेके बलूचिस्तान तक जो हालात हैं आपके यहाँ टीमों ने क्रिकेट के लिए आना छोड़ दिया। इसलिए पहले अगर पाकिस्तान सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय हिंदुस्तान के ऊपर और एनएसए के बारे में ऐसी बयान देने से। सिंह साहब, माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है। कल फिर हम इस मुद्दे पर बहस करेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल जावेद से कि वो एक बार फिर आए, क्योंकि जो नए सवाल उठाए हैं उन्होंने, उस पर सिलसिलेवार ढंग से मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। वक्त की कमी है, इसीलिए टुनाइट विद दीपक चौरसिया को यहीं पर रोकते हैं।